अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों का खैर मकदम है। इसमें इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे जदीद ममालिक की तारीख़, यानी जो ममालिक हमें दिख रहे हैं वो ख़ास तौर से इस्लामी ममालिक, वो कॉलोनियल पावर के जद में कैसे आए और फिर उनकी आज़ादी कैसे मिली। यानी 100-150 साल पहले की तारीख़ से शुरू करेंगे और अभी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और ताकि जो है करंट जियो पॉलिटिक्स जो है हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आए कि मिस्र की तारीख क्या है, अभी इराक़ की तारीख क्या है, शाम की तारीख क्या है, सऊदी की तारीख क्या है, ईरान की तारीख क्या है, अफ़गानिस्तान की क्या है, लीबिया अलजायर वगैरह की तारीख क्या है, हिंदुस्तान वगैरह की क्या है, ख़ास तौर से आज़ादी के बाद। तो आज़ादी कैसे मिली इस पे भी थोड़ा सा, और आज़ादी के बाद की तारीख क्या है, ताकि करंट अफेयर और भी बेहतरीन अंदाज में समझ में आए। और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनके बारे में ही बात करेंगे। तो इसके लिहाज से मैं आज बात करूंगा मिस्र की तारीख पे। तो 3-4 वीडियो बनेंगी, छोटी छोटी वीडियो बनेंगी 10-10 मिनट की, ताकि जो है मुझ पर ज़्यादा लोड ना पड़े, और फिर मैं रोज़ाना जो है आप लोगों को एक एक वीडियो बना के दिया करूँ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मिस्र की तारीख पे। मिस्र ये इस लिहाज से है कि ये समझिए कि जज़ीरतुल अरब का जो है ये सबसे बड़ा मुल्क है, ये जज़ीरतुल अरब। और जज़ीरतुल अरब तो ये है, लेकिन अरब में जो है समझिए कि अरब लीग जो है 22 कंट्री पे मुश्तमिल है। तो इन लोगों को समझिए कि अरब बोला जाता है। तो उसमें मिस्र भी है, लीबिया भी है, टूनीशिया भी है, अलजायर भी है, मोरक्को भी है, और फिर ये भी है। तो इस लिहाज से जो है सबसे ज़्यादा आबादी भी है और सबसे पुरानी सकाफ़त भी है। तो मिस्र के बारे में पहले मालूमात हासिल करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया, और उससे पहले जो है अगर हम लोग शुरू से ये करें तो इस्लाम से पहले जो है यहाँ पर हुकूमत किसकी थी? रोमन अम्पायर की। और रोमन अम्पायर आप जानते हैं कि बहुत पुराना अम्पायर है, रोम से निकला, इटली से लेकिन बाद में ये दो हिस्सों में बट गया। एक हो गया ईस्टर्न रोमन अम्पायर और एक हो गया वेस्टर्न रोमन अम्पायर। और ईस्टर्न रोमन अम्पायर का फिर जो था कैपिटल कुस्तुनतुनिया था। तो इसके अंडर में फिर ये सब शाम, मिस्र वगैरह ये सब ऐसे आ गया था। तो जब इस्लाम का जो आगाज़ हुआ है तो फिर खिलाफत राशिदा के ज़माने में ये सारे फतूहात हुए हैं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसमें। और मिस्र की फतूहात हुई हैं वो हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिपह सालारी में, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे। इसके बाद जो है खिलाफत राशिदा का दौर ख़त्म हुआ तो मिस्र जो है अंडर में था। फिर बनु उमय्या का दौर आया तो अंडर में था। बनु अब्बास का आया तो भी अंडर में था। उसके बाद जो है अक्षदी लोग आए तुलूनी लोग आए, और फिर यहाँ पे फ़ातिमी लोग आए, और उसके बाद जो है वो अय्यूबी डायनेस्टी आ गई। फिर ममलूकों के भी यहाँ पर आ गए। तो इस पर बनु अब्बास की सीरीज़ में मैं पूरा कवर किया हूँ, और जो बाकी रह गया वो इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो ये सब है। उसके बाद समझ जाइए कि खिलाफत उस्मानिया वाले जो आए हैं यहाँ पे वो 1517 में आए, सलीम अव्वल के दौर में। तो खिलाफत उस्मानिया का जो कैपिटल यहाँ था, तो यहाँ से जो है वो आए, तो मिस्र को भी फतह कर लिया और ये मक्का मदीना को भी फतह कर लिया। इसीलिए यहाँ से जो है 1517 से जो है उन लोगों की खिलाफत उस्मानिया शुरू होती है, क्योंकि मक्का मदीना उनके अंडर में आ गया तो वो मक्का मदीना के कस्टोडियन बन गए। उससे पहले सल्तनत उस्मानिया थी, लेकिन 1517 के बाद जो है वो खिलाफत उस्मानिया हो गई। तो इसी ज़माने में जो है मिस्र भी जो है इनके अंडर में आया। लेकिन एक बदकिस्मती की बात बताऊं मैं आपको कि मिस्र जो था बहुत ही खुशहाल मुल्क था, इलाका था। लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया के अंडर में मिस्र आया है तो इसका जवाल शुरू हो गया। ये एक फैक्ट है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया का भी जो है ना वो इतना बड़ा हो गया था कि उससे संभल नहीं पा रहा था, फतूहात की जा रहे थे। तो यानी मिस्र का जो यूनिकनेस था वो ख़त्म हो रहा था, और यहाँ जो है उसके अंडर में आने से इस पर कम ध्यान दिया जा रहा था। तो ये थोड़ा सा वो जो तरक्की थी अय्यूबी डायनेस्टी में, ममलूक में, फ़ातिमियों में तो बहुत चार चांद लग गया था। अच्छा, मिस्र जो है यहाँ पे सल्तनत रहती थी तो इसका दायरा फिर शाम तक भी पहुँच जाता था,
अक्सर व बेशतर। तो इस लिहाज से जो है वो इंशाल्लाह जब वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो जब कवर करेंगे तो वो पूरी आपको बताएंगे। तो मिस्र के बारे में आप समझ लीजिए कि यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं 1517 से, कि ये लोग खिलाफत उस्मानिया के अंडर में आ गए और यहाँ से इन लोगों का जो है एक लिहाज से डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर आप देखेंगे कि 18वीं सदी में यानी 1700 में जो है तुर्कों का भी जो है जवाल शुरू हो गया। यहाँ भी काबिल बादशाह वगैरह कम हो गए और आपस में लड़ाई वगैरह होने लगी। तो जब तुर्क लोग जो है समझिए कि जवाल पजीर हुए और इधर जो है कॉलोनियल पावर जो है यूरोपियन पावर वो मजबूत होते चले जा रहे थे। और आप जानते हैं कि 15वीं सदी से ही जो है वो लोग वो अंगड़ाई लेना शुरू कर दिए थे और दुनिया को फतह करना शुरू कर दिए थे। तो आप जानते हैं कि 1492 में जो है वो वास्को डी गामा इंडिया आया है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका गया है, अब फिर इधर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन खिलाफत उस्मानिया बीच में थी तो ये लोग आ नहीं सकते थे इधर से, और इधर जो है रास्ता बंद था, खिलाफत उस्मानिया बीच में। तो ये लोग जो इधर से ऐसे करके जो है राउंड द गुड होप होते हुए और फिर ऐसे आते थे, ऐसे फिर इंडिया को ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो सल्तनत उस्मानिया है तो ये इधर आ ही नहीं सकते हैं। और ये सुइस का ऐलान भी नहीं बना था तो बहरी रास्ता भी नहीं था, और ज़मीनी रास्ता में जो रुकावट जो है वो खिलाफत उस्मानिया है। तो इसके बाद जो खिलाफत उस्मानिया से जो है किसने छीना मिस्र को, तो ये समझ जाइए कि फ्रांस ने छीना है। फ्रांस ये है, तो ये आया है और इधर से जो है इस पे हम नेपोलियन बोनापार्ट, ये कब आया है 1798 में। तो नेपोलियन बोनापार्ट इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो फिर जो है 1-2 साल रह करके चला गया और उसका इरादा था कि यहाँ से जो है जा करके फिर इंडिया में जो है ये करना है, कब्जा करना है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़रखेज़ था और यहाँ पर ब्रिटिश लोग जो कब्जा किए हुए थे और इधर भी जो है फ्रांस का और इसकी लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन हुआ क्या कि खिलाफत उस्मानिया वालों को जब खबर मिली कि फ्रांस ने जो मिस्र पे कब्ज़ा कर लिया है और ये जो है बरतानिया वाले को डर सताने लगा कि नेपोलियन यहाँ रुकेगा नहीं। और आप जानते हैं कि 1799 में किसकी शहादत हुई है, टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट में बातचीत चल रही थी कि आओ आप हमारी मदद के लिए, अब बरतानिया को हम लोग खदेड़ते हैं। लेकिन वो यहीं पर हार गया, जिसकी वजह से इधर नहीं आ पाया, उसकी वजह से इनकी शहादत हो गई कि उनको मदद नहीं मिल पाई। तो फिर क्या हुआ कि खिलाफत उस्मानिया वाले और बरतानिया वाले मिल करके फ्रांस पर जो टूट पड़े, तो इस कदर टूट पड़े कि बरतानिया के फोर्स जो है फौज झेल नहीं पाई और 1801 में ही भागना पड़ा, यानी सिर्फ 3 साल के बाद। तो यहाँ पर जो है 3 साल के बाद भाग। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो कारनामा अंजाम दिया था वो समझ जाइए कि एक अल्बानिया का जो है वो फौजी अफसर था, जिसकी पैदाइश तो ग्रीस में हुई थी लेकिन वो अल्बानिया का रहने वाला था, लेकिन नेशनलिटी जो थी उसकी वो खिलाफत उस्मानिया की थी। वो बहुत काबिल बड़ा फाइटर था, उसका नाम था मोहम्मद अली, बाद में पाशा लग गया, मोहम्मद अली पाशा। इसने बहुत ज़्यादा जो है कारनामा अंजाम दिया। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि खिलाफत उस्मानिया वाले जो है उनको मिस्र का जो है वाली बना दिए कि आप संभालिए। तो मोहम्मद अली पाशा जो है समझ जाइए कि मिस्र के जो है जदीद मिस्र के जो है बानी अगर कहें कोई हैं तो मोहम्मद अली पाशा है। इसके बाद मोहम्मद अली पाशा जो है ये समझिए क्या 1803 में ये मामला हुआ है कि 1805 तक उनको बना दिया गया है, 3 से 5 तक में। और यहाँ से लेकर के 1952 तक, जब तक फौजी इनकलाब नहीं आया है जमाल अब्दुल नासिर और नजीब के ज़रिए, तब तक इसी का ख़ानदान जो है वो हुकूमत कर रहा था। अप्स डाउन आया है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसी का ख़ानदान था मोहम्मद अली से लेकर के शाह फारूक तक, यानी 9 या 10 बादशाह गुजरे हैं और मैं भी तफसील बताऊंगा। तो ये आप थोड़ा जब समझा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि 805 से समझिए कि जदीद मिस्र की तारीख शुरू हो रही है।
लेकिन इनको कॉलोनी बनाने के जो है सबसे पहले किसने कोशिश किया? फ्रांस के जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है मोहम्मद अली पाशा, पाशा ये लक़ब रखे, और ये सब को जो है बादशाह को खदियू बोलते थे। खदियू मिस्र यानी बादशाह का एक टाइटल था या वाली के माने में। तो 1820 में ये क्या कि मिस्र से सूडान को भी कब्जा कर लिए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5-10 साल में। तो मिस्र और सूडान पर भी जो है इन लोगों का खदियू ख़ानदान का जो है वो इख्तिदार आ गया और ये लोग रहने लगे यहाँ पे। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये मोहम्मद अली जो है ये बहुत पावरफुल था। जब सल्तनत उस्मानिया की जो है इनसे लड़ाई होती रहती थी, रशिया से बहुत लड़ाई होती थी दोनों के इसके लिए, तो ये जो है मिस्र सल्तनत उस्मानिया की मदद करते थे। लेकिन जैसे शांति का माहौल आ जाता था तो सल्तनत उस्मानिया की ज़मीन को कब्जा करने लगते थे, इधर 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 बढ़ना शुरू हो जाता था। तो फिर इन लोगों के बीच में जो है समझिए कि 1840 में पैक्ट हुआ कि भाई आप इतना ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं, और बरतानिया वाले सब मिला उला करके बैठा है कि भाई, क्योंकि बरतानिया उस ज़माने में समझ जाइए कि खिलाफत उस्मानिया के फेवर में थे, रशिया से असल डर था, ज़ार रूस से, कि ज़ार रूस कहीं जो है इससे बासफोरस पर कब्जा न कर ले खिलाफत उस्मानिया के कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए। तो बरतानिया, फ्रांस सब उस ज़माने में खिलाफत उस्मानिया का साथ देता था। तो इन लोगों ने कहा कि आपस ही में लड़ेंगे तो रशिया जो है आप लोग को दबा लेगा, तो आप लोग जो है आपस में समझौता कर लीजिए। तो समझौता कर लिया गया कि चलिए मिस्र जो है खदियू ख़ानदान के अंडर में रहेगा। अब बस 2 अलामती तौर पर जो है आपको समझ जाइए बालादस्ती कबूल करनी पड़ेगी। वो क्या कि अलामती तौर पर आप खिलाफत उस्मानिया को कुछ खराज पेश कर देंगे सालाना, और नंबर 2 यहाँ का जो काजिल कुज़ात जो होगा चीफ जस्टिस, वो जो है खिलाफत उस्मानिया से मिस्र में आएगा। बस बाकी आप पूरा मिस्र चलाइए, आप लोग सूडान भी आपके अंडर में है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से जो है पैक्ट हुआ। तो ये पूरा जो है बरतानिया, फ्रांस सब मिल करके समझौता करा दिया। तो इस तरह ये लोग रहने लगे। अब बरतानिया जो है ख्वाब देखता था कि मिस्र हमको मिल जाए, क्योंकि ये गेटवे है एशिया का। लेकिन यहाँ पर जो है मोहम्मद अली का ख़ानदान बहुत मजबूत था। तो ये समझ जाइए कि काफ़ी दिनों तक रहे, ये समझिए 1849 तक या 48 तक समझ जाइए। 1805 में बने हैं और 48 तक रहे। उसके बाद इनका बेटा बना। तो एक बेटा तो था समझ जाइए कि इब्राहिम, तो वो 4 ही महीने के बाद जो है मर गया या हट गया। लेकिन उसके बाद दूसरा बेटा आया अब्बास, अब्बास बिन मोहम्मद अली पाशा, पाशा लक़ब था इन लोगों का समझिए। तो वो 48 से समझ जाइए कि 1854 तक था। उसके बाद इसका बेटा आया है मोहम्मद सईद, वो 1854 से लेकर के 1863 तक। अब इसी 63 में मामला ये हो गया, ये समझ जाइए कि अब ये लोग गुलाम कब बनेंगे मालूम है? ये 1882 में ब्रिटिश इनको पूरा कब्जा कर लेगा। अभी देखते हैं। तो ये सईद के दौर में ही जो है, ये मुख्तसर सा दौर है, 9 साल का है, लेकिन इसी में आइडिया आया कि यहाँ पर जो है सुइस कैनाल बनाया जाए, ताकि जो है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा खर्च भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। क्योंकि ये लोग जो है इधर से ऐसे आते थे, ऐसे, और एशिया ही में इन लोग की कॉलोनी थी, इधर से रॉ मटेरियल जाता था, यहाँ मशीन लगी हुई थी, यहाँ से फिनिश कपड़ा बनता था, फिर मार्केट भी इधर ही थी। तो इतना घूम फिर कर आना पड़ता था, कोयला जाना है, लकड़ी जाना है, रुई जाना है, तो ये सब, या फिर यह नील जाना है, और इधर से फिर कपड़ा बन के आता था, तो मार्केट इधर ही है, इधर ही बेचना है। तो फिर आइडिया आया कि ये जो है सुइस कैनाल को जो है काट दिया जाए थोड़ा सा, और यहाँ पे बनाया जाए। ये देखिए, ये खलीज अकबा है और ये खलीज सुइस है। तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं पे कटिंग भी है, ये देखिए, ये सब देखिए कटिंग है। तो जहाँ जहाँ कटिंग है उसको जोड़ दिया जाए काट करके। तो ये मंसूबा जो है मोहम्मद सईद ने मान लिया।
तो ये है 1859 की बात, काम शुरू हुआ। तो ये समझिए कि फ्रांस का एक इंजीनियर था, उसका ये आइडिया था। तो एक कंपनी बनी, उसमें सबका शेयर लगा, बरतानिया का भी लगा, फ्रांस का भी लगा, मोहम्मद सईद का भी लगा, और फिर काम शुरू हुआ। तो 10 साल में ये समझिए कि मुकम्मल हुआ। 1869 में ये आगाज़ हुआ इसका। लेकिन 63 में तो मोहम्मद सईद चला गया। उसके बाद उसका बेटा आया मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल अब सुइस कैनाल में जो है वो इसने इन्वेस्ट कर दिया। फिर उधर जो है इस्कंदरिया से जो है काहिरा तक जो है रेलवे लाइन बिछा रहा, कुछ बिछा रहा, हर चीज़ कर्जा लिए जा रहा, कर्जा लिए जा रहा। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि अब जो है उससे संभाला नहीं जा रहा था। बिल आखिर उसको क्या करना पड़ा कि इसका शेयर बेचना पड़ा सुइस कैनाल का। तो बरतानिया ने उसको ख़रीद लिया। तो ये समझ जाइए कि अब इन लोगों का कब्जा जो होगा वो सुइस कैनाल के ज़रिए से धीरे धीरे कब्जा होता चला जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जो है सुइस कैनाल पे कब्जा हो गया, क्योंकि शेयर तो इसका ख़त्म हो गया। अब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग हैं असल। तो बरतानिया और फ्रांस यहाँ पे रह गया। अब धीरे धीरे क्या है कि सुइस कैनाल के ज़रिए से यहाँ पे फ़ौजी ला रहे हैं धीरे धीरे। फिर वो मिस्र पे भी असरअंदाज होने लगे, उनके सियासी मामलात में भी। फिर धीरे धीरे देखे कि ये लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो टैक्सेशन पॉलिसी में भी जो है इंटरफेयर करने लगे। तो जब जो है इस्माइल पाशा थोड़ा सा जो है वो दमखम दिखाया कि तुम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुइस कैनाल पे रहो, तुम इधर जो है हमारे यहाँ इंटरफेयर क्यों करते हो। तो बरतानिया वाले ने क्या किया, बगावत करा दिया। अब मोहम्मद इस्माइल पाशा को हटा करके तौफीक पाशा को ले आया अपने तरफ से, उसी के ख़ानदान से, उसी का बेटा था या क्या था, उसको बना दिया। तो इससे जो है ज़बरदस्ती किया गया। तो मिस्र वाले को जो है नाराज़गी हुई। तो फिर जो है लोग बगावत किए, एहतजाज वगैरह किए, प्रोटेस्ट के बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। तो उसमें यह है कि फ्रांस वाले भी थे, ये थे, और तुर्की वाले भी। लेकिन वो सब की जब लड़ाई हुई तो उसमें ये जो प्रोटेस्ट था उसको क्रश करने की सलाहियत, या जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले थे सारे को गिरफ्तार करके जलावतन कर दिया, उसमें कामयाबी मिली बरतानिया को। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि बरतानिया वाले जो है 1882 में जो है मिस्र पर कब्जा कर लिया, मिस्र पे भी और सूडान पे भी। लेकिन सूडान में एक बड़ी पर्सनालिटी पैदा हुई थी, मेहदी सूडानी। मेहदी सूडानी वो देखे कि यह है मिस्र पर जो है, मिस्र जो हम पर कब्जा किया हुआ उस पर जब बरतानिया कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने जो है दमखम दिखाया, लोगों को उभारा, और 3 साल के बाद 1885 में समझ जाइए कि सूडान को अलग कर लिया मिस्र से। लेकिन ये लोग फिर भी छोड़े नहीं। फिर जो है 1899 में दोबारा सूडान को कब्जा कर लिए मिस्र और बरतानिया मिल करके। तो अब यहाँ पर क्या है कि पूरा मिस्र जो है और सूडान 1882 में इसके अंडर में तो आ गया बरतानिया के। लेकिन उसने बादशाह रखा उसी खदयूही को, उसको चलने दिया। वो समझे कि इस्माइल जो पाशा था, तौफीक पाशा, उसको चलने दिया कि तुम पपेट के तौर पे रहो। तो अब यहाँ से क्या हुआ है, समझिए कि ग़ुलामी कैसे हुई है बरतानिया की और फ्रांस की, ये मैं आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन लोगों को आज़ादी कैसे मिली है। तो वो समझिए कि आज़ादी जो है 1922 में मिली है। तो समझ जाइए कि इंडिया वाले भी जो है 1857 में जो है वो ब्रिटिश इंडिया के बजाय जो है बरतानिया के ग़ुलाम बन गए थे प्रॉपर तरीके से। अब मिस्र वाले जो है 1882 में प्रॉपर ग़ुलाम बन गए थे। अब इन लोगों का भी जो है आज़ादी का भी वही स्टाइल रहेगा जो इंडिया का। इंडिया में भी यह है कि थोड़ा थोड़ा जितना चिल्लाओगे तो थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा देंगे। तो इंडिया में सिस्टम बनाया गया 1885 में, कांग्रेस बनी है, ताकि जो है अवाम और हुक्मरान में क्या प्रॉब्लम है उसके लिए बातचीत करने के लिए कांग्रेस बना दिया गया। तो इसी तरह इनके यहाँ भी जो है एक सिस्टम बनाया गया। तो वो इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से समझ जाइए कि 1882 से लेकर के 1952 में जो है प्रॉपर जो है वहाँ
एक लिहाज से फ़ौजी बगावत हुई है, और 1956 में फिर वहाँ पर जो है जमहूरिया आया है। तो वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। जज़ाकल्लाह।